हेलो दोस्तों, आज हम कर रहे हैं कक्षा 10वीं का 2026 का मॉडल पेपर स्टैंडर्ड गणित। ठीक है। इसमें क्या है कि स्टैंडर्ड मैथ्स अगर लेते हैं तो लेवल जो रहेगा वो थोड़ा हाई रहेगा, बेसिक में थोड़ा लो रहता है। देखते हैं हम आज जो क्वेश्चन है। सही विकल्प चुन कर लिखिए। तो 144 के अभाज्य गुणनखंड अगर अपन निकालते हैं तो 2 × 2 × 2 × 3 आता है। तो इसमें ये लिखा रहा है कि अगर हम अभाज्य गुणनखंड के जो है उसके अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग निकालना था। तो अगर हम गुणनखंड की घातें देखते हैं तो 3 की घात तो 2 आती है और 2 की घात 4 आती है, तो दोनों को जोड़ते हैं तो 6 आता है ना। अब अगला जो क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद x⁻2 धन 5x धन 7 में शून्यकों के योग व गुणनफल का योग है। तो मैंने यहाँ पे ये निकाला है। शून्यकों का योगफल जो करते हैं अपन तो -b/a आता है। जो b वाला पॉइंट रहता है वो x के आगे जो गुणांक रहता है वो रहता है, और x² के आगे का गुणांक जो रहता है वो a रहता है, और जो अचर राशि रहती है वो c रहता है ना। इस प्रकार अगर हम हल करते हैं अल्फा प्लस बीटा का मान तो इसमें क्या आता है -5/1 मतलब 5 आता है, और गुणनफल में क्या आता है 7 आता है। तो 5 और 7 को जोड़ते -5 होता है, तो ये 2 आता है आंसर में। तो प्लस के 2 आएंगे इसमें। अगला जो क्वेश्चन है, बिंदु -3 -4 की एक्स अक्ष से दूरी अगर देखा जाए तो एक्स अक्ष की दूरी जो रहती है वो वाई वाला पॉइंट रहता है। तो वाई वाला पॉइंट है -4। अगला जो क्वेश्चन है वो है 4 और 6 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। 4 और 6 का समांतर माध्य के लिए क्या करते हैं, हम दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं और 2 का भाग। तो इसमें 4 और 6 है, जोड़ते हैं तो 4 6 10 होता है, 10 का आधा क्या हो जाता है 5। अगला जो क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण दे रखी है, इसका विविध कर। तो मैंने यहाँ निकाला है, इसको विविध कर का सूत्र लगाएंगे तो 29 आएंगे। तो 29 वाला सी वाला क्वेश्चन सही रहेगा, है ना। थोड़ा हार्ड रहेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव भी थोड़े कठिनाई स्तर पे रहेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, समीकरण युग्म दे रखा है, ग्राफ विधि द्वारा निरूपित करना है। तो हम क्या देखते हैं कि x के आगे वाला पॉइंट x1 y1, और ये इसको माइनस कर देंगे, बराबर के इधर आएगा तो -6। ऐसे ही 6 8 और 12 आ जाएंगे। तो अगर अपन यहाँ पे देखते हैं तो कंडीशन क्या बनती है, a1 और a2 बराबर हो जाएगा b1/b2 के, और c1 c2 बराबर नहीं रहेगा, इसलिए रेखाएं क्या रहती है समांतर। कोई हल नहीं की कंडीशन बनती है। अगला अगर देखते हैं अपन तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यदि एक रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा की क्या होती है, समांतर। ठीक है। अब त्रिज्या दे रखी है r और कोण थीटा, वृत्त की चाप की लंबाई क्या है, चाप की लंबाई का सूत्र जो रहेगा वो रहेगा θ/360। ठीक है, और इनटू में क्या रहेगा, लंबाई है चाप की तो परिधि पे चलेगा 2πr चलेगा। अगला जो क्वेश्चन है, nवा पद निकालना है। तो प्रथम पद a का मान दे रखा है 4। ठीक है। अब nवा पद तो n-1 देखेंगे, और d का मान कितना जाएगा, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 आएगा हमारा। इस प्रकार अगर हम हल करें तो ये 2 का इंटू हो जाएगा, 2 4 में से घट जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 2 + 2n बचेगा। चाहे तो हम 2 कॉमन भी ले सकते हैं वापस। ठीक है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। अब है द्विघात समीकरण 3x⁻2 - 4 6x + k, है ना, बराबर 0 के मूल बराबर है। तो k का मान निकालना था। अब मूल बराबर होते हैं तो विविध कर d का मान क्या रहता है, d का मान जो रहता है b² - 4ac बराबर 0 चलता है हमारा। क्या चलता है, 0। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या रहेगा,
इसमें मान रखेंगे हम, तो 6 की घात कितनी आ जाएगी, 6 छंग 36 हो जाएंगे, है ना। 36 में से 3 चुक 12, 12 घट 12 के यहाँ पे आ जाएगा। इसमें मान रखेंगे तो ये तो 6 की घात 2 आ जाएगी, और -4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और के आ जाएगा, बराबर क्या चल रहा है हमारा, 0 चल रहा है ना। इस प्रकार इसको सोल्व भी कर देते हैं थोड़ा सा। अब ये तो आ गए 4 तिया 12 के, और 36 इधर गए तो ये भी माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो के बराबर आ जाएगा 36 में भाग चला जाएगा 12 का, तो 12 तिया 36 होते हैं, तो 3 आ जाएगा के का मान। यहाँ पे क्या रखना है, 3। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्टिव जो रहेंगे वो सोल्व ही करना पड़ेंगे थोड़े बहुत, तभी आएगा। अगले जो क्वेश्चन है, एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो जीवा और संगत चाप से घिरा होता है। तो अगर अपन देखें, तो अगर जैसे ये वृत्त खींचते हैं अपन, तो एक तो ये जीवा और संगत चाप से घिरा हुआ है ये वाला, तो इसको क्या बोलेंगे, वृत्तखंड। वृत्त का एक वृत्तखंड कहलाता है, वृत्तखंड। ठीक है, यदि एक खंभे की ऊंचाई व उसकी छाया बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितने डिग्री का रहेगा, 45 डिग्री का। क्यों, क्योंकि लंब और आधार दोनों बराबर रहेंगे, तो 45 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। तो एक तो 90 डिग्री आ गए, तो बाकी के 45 45 के बचेंगे। ये डायरेक्ट मेथड है, अगर हल करते तो आ जाता है वैसे भी। आगे का जो क्वेश्चन है, सत्य सत्य बताना है हमें। इसमें भी थोड़ा सा ध्यान रखना है सही से। यदि दो समद्विबाहु त्रिभुजों के शीर्ष कोण समान दे दिए जाए, तो वह समरूप होते हैं। तो देखो, अगर शीर्ष कोण, अगर दो बराबर भुजा के सामने के ये शीर्ष कोण ले लिए अपन ने, तो वो त्रिभुज अपना आप समरूप हो जाएंगे, तो सत्य हो जाएगा। अगर ये शीर्ष कोण नहीं देते तो अलग हो जाता। फिर बिंदु दे रखे हैं हमें, -3 0 और 3 0 को मिलाने वाला रेखाखंड का मध्य बिंदु। तो अगर हम देखें, तो ये बीच में 0 आता है, या 1 आता है, या 2 आता है, और या 3 आ जाएगा। ऐसे ही -1, -2 और -3 आ जाएगा, तो मध्य बिंदु 0 पे आएगा, है ना। मिलाने वाला मध्य बिंदु मूल बिंदु होगा, तो 0 0 ही होगा, क्योंकि y अक्ष यहाँ से ऊपर से इधर जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसको, मूल बिंदु होगा, ये सत्य है। अब मैं यहाँ पे जो अन्य चीजें हैं उनको मिटा देता हूँ। अगला जो है, किसी वृत्त की दो त्रिज्याओं व संगत जीवा से घिरे क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहते हैं। देखो, प्रश्न ये कह रहा है कि अगर एक वृत्त है, दो त्रिज्याएं ले ली अपन ने, ये है ना, और संगत जीवा ये हो गई, तो ये तो त्रिभुज बनेगा अंदर, अगर संगत जीवा रहेगी तो ये त्रिज्यखंड कहते हैं क्या, नहीं। अगर जीवा नहीं रहती, चाप रहता तो हो जाता, तो क्या रहेगा इसमें, नहीं, मतलब क्रॉस लगा देंगे अपन। किसी वृत्त पर स्थित एक बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अगर ये वृत्त है, इस पर एक बिंदु स्थित है, तो इस पर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, दो नहीं खींची जा सकती, तो ये भी क्या हो गया, असत्य। क्योंकि इसी से संबंधित नीचे दिया, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो ये सत्य हो जाएगा। यहाँ पे अगर ये 2 दे देते तो गलत हो जाता है ना। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापकों का ये जो दे रखा है, ये असत्य दे रखा है, क्योंकि सत्य में नीचे दिया है 3 माध्यक बराबर रहता है 1 बहुलक प्लस 2 माध्य। इसका थोड़ा ध्यान रखना है। इस सूत्र को वो आगे पीछे किधर भी करके दे सकता है, हमें जो बुक में सत्य दे रखा है उसको ही याद रखना है। इस प्रकार हम इसको सही कर सकते हैं। ये हो गए हमारे सत्य सत्य। ठीक है, अब आती है सही जोड़ी। सही जोड़ी में भी देखा जाए तो देखो, ऐसी घटना जिसकी प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, उसका मान क्या रहता है, 0, है ना, एक एफ वाला आएगा।
कोट 30 डिग्री का मान, तो कोट 30 का कितना रहेगा, करनी 3, ये 2। अब आता है कोसेक 30 का मान, तो कोसेक 30 का मान जो साइन 30 का रहता है 1/2, तो ये कोसेक 30 का हो जाएगा 2, है ना, उल्टा हो जाता है। अब ये सर्वसमी का दे दी पहली वाली, इसका सूत्र बना के, तो इधर क्या बचेगा, अगर सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा आ गया तो इक्वल टू बचेगा 1। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन दिया है तो वक्र पृष्ठ ये आएगा, है ना। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ आता है 3πr², बहुत सरल भी है, सही जोड़ी तो, और रिलेटेड, ये बेसिक ने दोनों में एक जैसी है, लगभग थोड़ा सा अंतर रहता है। अगला देखें तो एक शब्द में उत्तर देना। उन्नयन कोण की परिभाषा, तो क्या देखेंगे अपन, दृष्टि रेखा द्वारा क्षैतिज से जो ऊपर की ओर वस्तु देखने पर जो कोण बनता है उसको बोलते हैं उन्नयन कोण, ठीक है। अगला है प्रथम पद ए और सर्वांतर डी वाली समांतर श्रेणी में n पदों के योगफल का सूत्र। तो योगफल का सूत्र लिखना है हमें यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे, एस एन बराबर, अगर हम देखें तो n/2, और क्या लिख देंगे 2a प्लस n-1 डी, ये योगफल वाला फार्मूला आ गया। अगला जो क्वेश्चन देखा जाए तो क्या है, इसमें एक सिक्के को 3 बार उछालने पर प्राप्त संभव परिणामों की संख्या लिखना है। अब 3 बार उछालेंगे तो एक सिक्के में कितने प्रतिदर्श समष्टि रहती है, 2। अब 3 बार उछालेंगे तो 3 घात चढ़ा देंगे तो कितने 8 बनेंगे। संभव परिणामों की संख्या लिखना थी तो क्या लिख देंगे हम 8, है ना। अब बिंदु ए बी की मूल बिंदु से दूरी का मान लिखना है। अब मूल बिंदु से दूरी अगर हम निकालते हैं तो हमें उसमें सूत्र पूछा था बेसिक में, वहाँ एक्स वाई था, यहाँ पे अपन के लिख देंगे ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग। वृत्त की छेदक रेखा की परिभाषा लिखना है, तो छेदक रेखा किसे कहते हैं, अगर वृत्त को एक रेखा 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हुई निकल जाए तो वह वृत्त की छेदक रेखा कहलाती है ना। अब आधारभूत अनुपातिक प्रमेय का कथन भी क्या है, मैं इसमें बोल के सुना रहा हूँ कि किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं, एक भुजा के समांतर खींची गई एक सरल रेखा अन्य 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, तो, है ना, ये हो गई आधारभूत अनुपातिक प्रमेय। क्या है, किसी त्रिभुज की एक भुजा, अगर हम ऐसे खींचे, एक भुजा के समांतर खींची गई एक सरल रेखा, ये दोनों समांतर खींच दी, तो अन्य 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यह है थेल्स प्रमेय का कथन, सरल वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो अगर हम देखें तो इसमें एचसीएफ दे रखा है और एलसीएम निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फार्मूला लगा देंगे, एचसीएफ गुणित एलसीएम गुणित बराबर क्या लिख देंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल। 2 संख्याएं कौन सी रहेगी, जो अंदर दे रखी है कोष्टक में वो, है ना। इस प्रकार अगर इसको हल करते हैं तो क्या आता है, हमारा आंसर आ जाएगा, इसको और बड़ा कर लेते हैं, एचसीएफ का मान भी रख देते 12 गुणित एलसीएम निकालना है हमें। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 156 गुणित 132, एक 156 गुणित 132 में हम कितने का भाग देंगे, 12 का, ठीक है। कितने का भाग देंगे, 12 का। अब 12 का भाग देंगे तो 32 को काट देते, 12 एकम 12, फिर 12 एकम 12, 11 बार कट गए। इस प्रकार हम 156 और 11 का गुणा कर लेंगे तो हमारा एलसीएम निकल आएगा। अब आगे का क्वेश्चन अगर देखते हैं तो ये अभाज्य संख्या अथवा वाला बहुत सरल दिया है, इसकी हमें व्याख्या करनी रहती है कि अभाज्य संख्या क्यों है। तो हम अगर देखें तो सिर्फ मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ इसको, कि अगर हम देखें तो ये एक पूरी संख्या है और ये एक अलग भाग हो गया। अगर हम इसमें से 13 कॉमन ले लें
तो ये 13 का गुणज हो जाएगी। जब 13 का गुणज अगर संख्या रहती है तो 13 से भाज्य भी होगी, इसलिए ये पूरी संख्या क्या है, एक भाज्य संख्या है। मैंने यहाँ मौखिक बताया इसको, है ना। ऐसे ही अगर हम 7वां क्वेश्चन देखें तो 4, 9, 14, 19 का कौन सा पद 124 से, तो हम कौन सा पद जब भी आता है क्वेश्चन में तो हम कौन से की जगह हम क्या लिखेंगे, एनवा पद। एन का मान निकालना रहता है, तो हम क्या करेंगे, इसमें एन वाला फार्मूला लगा के और इसकी एन व पद हम निकाल सकते हैं। कैसे, ए का मान तो आ जाएगा 4, है ना। एन व पद हमें पता नहीं है, और डी अगर निकालते तो 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, और हमारा जो 24वां पद एनवा पद 24वां है, तो ये ए एन की जगह कितना जाएगा, 124। इस प्रकार हम इसको आगे हल कर सकते हैं। आगे का इसका अथवा वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही है, पर पहले ही सरल है तो उसी को कर सकते हैं अपन। ऐसे ही 8वां जो क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद के शून्यक निकालना है, और नीचे क्या है, नीचे वाला क्वेश्चन और ज़्यादा सरल है। अगर इसको देखा जाए तो बहुपद के शून्यक है तो अल्फा बीटा का मान निकालना रहता है। तो शून्यकों का योगफल अभी हमने करा था, उसमें आगे भी आया था, तो के योगफल अगर निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा तो ये कितना जाएगा, 2/1, क्योंकि बी का मान 2 है और ए का मान 1 मानेंगे, तो -2/1 आएगा। तो इसका क्या लिख लेंगे, -2 का वर्ग लिख देंगे अपन, यहाँ पे वर्ग है तो। और इसमें -2 अल्फा डॉट बीटा का मान रहता है तो 3/a आएगा, मतलब c/a का मान। तो इसमें 3 लिख लेते हैं, तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ये -2 तिया 6 जाएगा। तो आंसर में क्या आएगा अपना, -2। इस प्रकार हम हल कर सकते हैं इसको। आगे का जो क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसमें शून्यकों का योगफल भी दे रखा है और गुणनफल भी दे रखा है। तो यहाँ पे योगफल और गुणनफल वाले को हल कर सकते हैं अपन, है ना, और मान रख सकते हैं। और चाहे तो हम इसका अथवा वाला भी, द्विघात बहुपद के शून्यक दे रखे हैं तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है तो इसमें योगफल अलग से निकालना है और गुणनफल भी निकालना है, तो ये भी आसान है। अगर हम देखेंगे शून्यकों का योगफल तो दोनों को जोड़ेंगे और गुणनफल में दोनों का गुणा करेंगे, और यहाँ पे क्या आएगा, योगफल 2/3 और इसमें गुणनफल में 3/4। डायरेक्ट मान भी रख के कर सकते हैं हम। अब आगे का अगर क्वेश्चन देखा जाए तो रैखिक समीकरण को हल करना है हमें, है ना। तो इसको विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से अपन हल कर सकते हैं। अब इसमें एक अथवा वाला क्वेश्चन दिया है, दो रेल की पटरियाँ समीकरणों द्वारा निरूपित की गई है, क्या रेल की पटरियाँ एक दूसरे को काटेगी। तो हम क्या करते हैं, इसमें एक पहले वज्रगुणन विधि चलती थी, अब हमें अनुपात करके बता रखा है संगत असंगत हल, तो उस प्रकार से भी हम इसको हल कर सकते हैं। कैसे कि इसमें यहाँ पे x के आगे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो ये 1/2 आएगा। और दूसरा है y के आगे -+ के 2 है और y के आगे यहाँ पे 4 है, तो 2/4 को अगर हम देखें तो 1/2 ही आएगा। और अगला जो है वो बराबर नहीं होगा इनके, क्यों, क्योंकि 4/12 आएगा तो 1 कितना जाएगा, 3। तो इसलिए ये वाली कंडीशन बनेगी समांतर हल की, मतलब कोई हल नहीं होगा समीकरण का, तो मतलब रेखाएं क्या रहेगी, समांतर रहेगी। हमें ऑब्जेक्टिव आगे भी दे रखा है ना। तो समांतर मतलब पटरियाँ कभी नहीं काटेगी, ये कंडीशन हम कर सकते हैं। और चाहे तो इसको हल आगे करना नहीं है, सिर्फ अनुपात निकाल के देखना है। अब अगला जो क्वेश्चन है ये भी सरल है। इसमें क्या दे रखा है, एक वृत्त के चतुर्थांश। अब देखो, अगर वृत्त देखा जाए तो 4/4 या 90 डिग्री रहेगा, है ना। तो त्रिज्यखंड का सूत्र लगा सकते हैं हम। तो परिधि दे रखी है 2πr, तो हम इस प्रकार से चतुर्थ त्रिज्या निकाल के और उसका चतुर्थांश का सूत्र लगा के वापस से हम इसको हल कर सकते हैं। और इसका मिनट की सुई भी ये जो चैप्टर है उसमें लगभग एक के बाद एक ही क्वेश्चन दिए हैं, ये दोनों एक साथ ही घड़ी की सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल निकालना है हमें इसमें भी। अगला अगर क्वेश्चन देखा जाए तो लंबाई 6 मीटर वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ये उदाहरण वाला क्वेश्चन दे दिया है इसमें, है ना। इसका अथवा वाला अगर देखें तो ये 6 पार्ट से है और ये भी उदाहरण भी 6 पार्ट का ही है।
12वां क्वेश्चन भी। अगर इसमें देखा जाए तो हम अगर देखें तो हमें यहाँ थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं। एडी दे रखी है हमें 2 सेंटीमीटर, बी डी भी दे रखा है 3 सेंटीमीटर, और ए ई दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो हमें ईसी की मान ज्ञात करना है, तो 2/3 कर देते हैं हम यहाँ पे, 5 बटे क्या कर लेते हैं, एक्स मान लेते हैं इसको, है ना। या इसी भी लिख सकते हैं हम इसको। अब हम इसका 2x में गुणा कर देंगे, 3×5 = 15 कर देंगे, और अगर x की वैल्यू चाहिए तो 15/2 आ जाएगा। आगे हल करेंगे तो कितना जाएगा, 7.5। ठीक है, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस प्रकार इसको हम सोल्व कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, एक्स अक्ष पर वहाँ बिंदु ज्ञात करना है जो बिंदुओं से समदूरस्थ है। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा है, सिर्फ मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ बिंदु एक्स अक्ष पर मानना है, तो मान की करके हम लिखेंगे एक्स अक्ष पर वहाँ बिंदु है, एक्स तो लिखेंगे, लेकिन वाई वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो समदूरस्थ है ना। इस प्रकार हम दोनों तरफ एक बार इस बिंदु को इस वाले बिंदु से घटा के लिख लेंगे दूरी वाले फार्मूले से, एक बार इसको इसके साथ लिख लेंगे, और वर्ग करके इसको सोल्व कर सकते हैं। तो एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, तो एक्स की वैल्यू वापस इसमें रख देंगे तो वह बिंदु प्राप्त हो जाएगा। ये भी प्रश्नावली का ही क्वेश्चन है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का 2:3 में विभाजित करता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब और आगे देखा जाए तो हमें 8 पार्ट से क्वेश्चन दिया है। इसमें हम चाहे तो कोट के मान रख के, मैं थोड़ी सी हिंट देता हूँ यहाँ पे, कोट ए को हम क्या लिख सकते, 8/15, और इसको बराबर के मान के हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के कोट का जो फार्मूला रहता है वो रहता है आधार बटे लंब। तो आधार क्या हो जाएगा हमारा 8, और लंब हो जाएगा यहाँ पे हमारा 15। तो इस प्रकार से हम कर्ण ज्ञात कर सकते हैं, और साइन ए और सेक ए का मान लिख सकते हैं। और इसका अथवा वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं अपन हल। 10-30 डिग्री का मान रख देंगे 1/3 दोनों जगह, और हल करेंगे। थोड़ा बड़ा होगा तो इससे अच्छा ये पहले वाला क्वेश्चन ही सरल है इसका। 15वां जो क्वेश्चन है वो वृत्त के केंद्र से 5 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु है। तो ये बेसिक वाले में भी दिया हुआ है। हमें क्या करना है कि एक वृत्त खींचना है, और उसके स्पर्श बिंदु और केंद्र से यहाँ तक की दूरी। तो ये केंद्र से दूरी जो है वो 5 सेंटीमीटर है, और जो स्पर्श रेखा की लंबाई है वो है 4 सेंटीमीटर। अगर देखा जाए तो हमें यहाँ पे त्रिज्या निकालना है, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम सोल्व कर सकते हैं। अब आगे का देखा जाए तो 16वां जो क्वेश्चन है, 52 पत्तों की फेंटी गई पत्ती है। तो इसका मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, लाल रंग का बादशाह। लाल रंग के बादशाह कितने होंगे, 2 प्रकार के होंगे, क्योंकि 13-13 पत्ते रहते हैं, 4 प्रकार के, तो 2 लाल रहेंगे। 13 बटे कितना हो जाएगा, 52। ठीक है, काट भी सकते हैं हम, 1/26 हो जाएगा। अगला जो खराब पेन है, ये इससे अच्छा पहले वाला ही सरल है। इसका ये भी सरल ही है, खराब और अच्छे पेन है ना। तो ये भी क्वेश्चन प्रश्नावली में ही दे रखा है अपने को। अगर हम 17वां क्वेश्चन देखें तो इसका अथवा वाला सरल पड़ेगा। पहला भी अच्छा है अंकित करने के लिए। एक बॉक्स में 90 डिस्क है जिन पर 1 से 90 संख्या अंकित करना है ना। अब प्रायिकता ज्ञात करना है कि उस पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। तो हमें पूर्ण वर्ग वाली संख्या 1 भी होती है, 4 भी होती है, ऐसे पूर्ण वर्ग देखेंगे, है ना। तो उससे अच्छा है कि नीचे वाला अच्छा है कि एक थैले में 3 लाल, 2 सफ़ेद और 5 काली गेंदें। तो टोटल कितनी हो गई हमारे पास गेंदें, अगर दोनों को जोड़ा जाए तो 10 हो जाएगी, तीनों को जोड़ेंगे तो। अब हमें ये देखा जाए, इसमें है लाल ना होने की प्रायिकता। तो हम चाहे तो लाल होने की निकाल कर फिर घटा सकते हैं, या फिर काली और सफ़ेद को जोड़कर लिख देंगे, 7/10 आ जाएगी आंसर। आगे देखा जाए तो एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है।
कर्ण दे रखा है 13 सेंटीमीटर, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करना है। इसको भी हल कर सकते हैं हम, या फिर द्विघाती समीकरण द्वारा अपन इसके मूल ज्ञात कर सकते हैं, है ना। तो इसको मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ कि अपन क्या मानेंगे। माना कि ऊंचाई जो है वो आधार से कम है, तो ऊंचाई को ही मान लेते हैं, या आधार को मान लो, आधार को मान लेते हैं। माना कि समकोण त्रिभुज का आधार क्या मान लेते हैं अपन, x सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऊंचाई कितनी आ जाएगी, x-7 आ जाएगी, और कर्ण 13 दे रखा है। तो इस प्रकार हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे इसमें, तो हमें x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, और x की वैल्यू फिर इसमें रखकर हम x का मान जो आएगा वो आधार आ गया, और 7 घटा देंगे तो ऊंचाई भी आ जाएगी। तो ये दोनों भुजाएं प्राप्त हो जाएगी इसमें। तो ये क्वेश्चन भी सरल ही है। और अगला देखें इसका 19वां क्वेश्चन। तो एक 7 मीटर ऊंचे भवन से, क्या बोला है, 7 मीटर ऊंचे भवन से अगर हम देखें, केबल टावर जो है उसके शिखर के उन्नयन कोण को देखें, ऊपर देखेंगे तो 60 डिग्री का कोण, और नीचे देखेंगे तो 45 डिग्री का कोण बनता है। तो टावर की ऊंचाई, तो इसको कैसे बनाते, सिर्फ चित्र बना रहा हूँ यहाँ पे मैं, कि ये 7 मीटर ऊंचा भवन हो गए और ये केबल टावर है। तो अगर हम यहाँ से इसको यहाँ से देखते हैं ऊपर, तो 60 डिग्री का कोण बनता है, और नीचे देखते हैं तो 45 का बनता है। तो यहाँ 45 का कोण त्रिभुज